लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम करे थे लास्ट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगेन अगर तुम्हारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है और एंगुलर एक्सेलरेशन है तो क्या रिलेशन होगा दोनों में? लास्ट हमने वेलोसिटी क्या देखा था? वी नो वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या देगा, dv बाई डी टी। आर कांस्टेंट है, बाहर कर लो, डी ओमेगा बाई डी टी। और dv बाई डी टी क्या होगा तुम्हारा, एक्सेलरेशन, जिसको मैं ए टी से रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पे थोड़ा एक्सेलरेशन भी इंपॉर्टेंट है, टी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इधर वाला जो टर्म है इट विल बी अल्फा। ये रिलेशन है तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नोट में लिख सकते हो। एटी क्या है तुम्हारा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब कि ये जो पाथ है, पार्टिकल जिस पाथ पे, जिस कर्व पे मूव करेगा उस पे उसके टेंजेंट पे, उस पे टेंजेंट पे होगा। आगे हम पढ़ेंगे एक और एक्सेलरेशन हमें मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर रेडियल बोल सकते हो, या फिर उसी को हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। हो गया। हाँ सर। अगर इसी रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में चेंज करना, अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो कैसे लिखोगे, ये तो बस आर अगर तुम्हें पता है, मैग्नीट्यूड अल्फा अगर मैग्नीट्यूड पता है तो एटी का मैग्नीट्यूड तुम बता सकते हो, और इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से होता है। एटी वेक्टर विल बी इक्वल टू, एटी वेक्टर क्या होगा, अल्फा वेक्टर इनटू आर वेक्टर। और इस दो वेक्टर में ये और ये वेक्टर एक प्लेन में होंगे, एटी और आर वेक्टर एक प्लेन में होगा, और अल्फा वेक्टर क्या होगा, इन दोनों प्लेन के बाहर होगा, क्योंकि अल्फा वेक्टर क्या है, एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर जिस भी प्लेन में मोशन हो रहा होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और कौन सा रिलेशन आएगा, एटी इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। और ये हम पहले देख चुके हैं, v जब हम कैलकुलेट करे थे, v वाज व्हाट, v में हम देखे थे v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर था। ठीक है, ये रिलेशन याद रखेंगे। इसमें क्या होता है ना, ये जब भूलोगे ना तो माइनस और प्लस का गलती होगा। ऑप्शन होगा तो एक उसमें नेगेटिव वाला ऑप्शन होगा, एक पॉजिटिव वाला ऑप्शन होगा। अगर तुमने गलती से इसको रिवर्स कर दिया, आर क्रॉस अल्फा कर दिया, तो ऑप्शन दूसरा भी अवेलेबल होगा, उसमें नेगेटिव वाला टर्म होगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखना कि ये गलत नहीं हो, अल्फा क्रॉस आर ओमेगा क्रॉस आर में कोई मिस्टेक ना हो। एक सवाल लिखेंगे, लिखना, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए कर्व पाथ, a particle is moving on a curved path बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. curved path such that its velocity changes with time as v equals to, एक बार रिलेशन देख लें तो v equals to 3/2 t square 3/2 t square plus 2t। if a radius of curvature
is 2 centimeter. If radius of curvature is 2 centimeter, then find angular acceleration. Then find angular acceleration at 2 seconds. सर 4 और एक बार यूनिट ठीक से देख लेना, ये जो वेलोसिटी है ये SI यूनिट में है और रेडियस का एक बार यूनिट देख लो। ओ हाँ सर। तो सर 400 और यूनिट क्या होगा? मीटर रेडियन पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, वो अल्फा है, अल्फा। रेडियन दैट पर इज नॉट सेकंड। हाँ एक्सेल। सर रेडियन पर रेडियन सेकंड पर। स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड। वेरी गुड। अल्फा 400 आ रहा है। अल्फा इज 400 रेडियन पर सेकंड। हाँ सर 400 रेडियन पर ठीक है, सेकंड। सबका आया? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो, करना क्या है, इसमें वेलोसिटी दिया हुआ, इस वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन मिलेगा। एक्सीलरेशन 80 मिल जाए। इसको डिफरेंशिएट करना है, a इक्वल्स टू dv/dt। क्या आएगा यहाँ से? यहाँ से आएगा 3t + 2। ठीक है, तुमसे पूछ कब रहा है? 2 सेकंड में, यानी a t इक्वल्स टू 2 पे कितना होगा? इट विल बी 6 + 2 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब इसके बाद क्या होता है? a इक्वल्स टू अल्फा r। अब अल्फा कैलकुलेट करना है तो इट विल बी a/r, लेकिन r जब पुट करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। So a is 8/2 8 into 10 meter to per the power second 3. square. It will be 10 to the 2 power by 2. 100. 2 by 100 मीटर। ठीक है, सो यहाँ से क्या आएगा? 100 ऊपर चला जाएगा 2 से, ये 400 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर। यस सर। आगे बढ़े। चलो अब बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा, या 1 मिनट रुक जाओ, कोई और प्रॉब्लम होगा तो करवा देंगे। चलो पहले पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बाद देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको जस्ट ऐसे डिफरेंस पढ़ लेंगे। इधर एक कॉलम यूनिफॉर्म का और इधर नॉन यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म में क्या होगा? यूनिफॉर्म का मैंने थोड़ा सा बताया था। यहाँ पे क्या दिखेगा तुम्हें? यहाँ पे ओमेगा जो होगा तुम्हारा, ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट। ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट कर सकते हो, या फिर एक और चीज बोल सकते हो, और अल्फा इज 0. स्पीड। हाँ, वो भी बोल सकते हो, लेकिन स्पीड जो होगा, स्पीड इज कांस्टेंट। वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पीड को कांस्टेंट कर सकते हैं। हरी बात समझ में? देखो कैसे, हमें पता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा r होता है। v क्या होगा? v इक्वल्स टू ओमेगा r होगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो तुम्हारा स्पीड होगा दैट इज कांस्टेंट।
किसी जब पार्टिकल मूव कर रहा होगा इस सर्कल पे, तो किसी भी पॉइंट पे उसका स्पीड देखोगे ना, वो सेम होगा। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखोगे, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, सब जगह स्पीड सेम होगा। वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों चेंज हो रहा है वेलोसिटी? क्योंकि हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है। डायरेक्शन velocity अलग होगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट चीज क्या है तुम्हारा नंबर 2 में? एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 मतलब यहाँ पे क्या है? अल्फा ओमेगा 0। अल्फा जी। हाँ, ओमेगा कांस्टेंट, अल्फा 0। और अल्फा अगर 0 होगा तो एटी भी 0 होगा। हाँ सर। अल्फा अगर 0 है तो क्या होगा तुम्हारा? एटी 0 होगा। दैट इज एटी इज ऑल्सो 0। मतलब जब भी तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, उस केस में अभी हमने एक रिलेशन देखा, एटी इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। अगर अल्फा 0 तो एटी भी 0। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब बात करते हैं इधर की तरफ, नंबर 2 में। इधर नंबर 1 में क्या लिखेंगे? ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। ओमेगा वेरी करेगा। और वेरिएबल। ओमेगा वेरी करेगा, हाँ ओमेगा वेरी करेगा, तो समझना क्या होगा? स्पीड जो होगा वो भी नॉट कांस्टेंट होगा। और वेरी करेगा। स्पीड इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा था वेलोसिटी का, समझ लो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा था, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ओमेगा चेंज करेगा, अब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो ही हाँ रहा था, अब सर। साथ साथ क्या होगा तुम्हारा? मैग्नीट्यूड भी चेंज होने लगेगा। चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब देखो ओमेगा कब चेंज होगा? व्हेन देयर विल बी अल्फा। अल्फा होगा तो ओमेगा चेंज होगा, क्योंकि जब भी हाँ सर। एक्सेलेरेशन दिखता है उसके चलते वेलोसिटी चेंज। या फिर तुमको अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज करना है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? एंगुलर एक्सेलेरेशन होना चाहिए। मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन इज नॉन जीरो। मतलब अल्फा जो होगा वो नॉन जीरो होगा। और अगर अल्फा 0 है और एटी इज ऑल्सो नॉन जीरो, ठीक है, एटी भी नॉन जीरो होगा। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो भी है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या करेगा तुम्हारा? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के चलते क्या चेंज होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैंने बताया था तुमको जब 1D मोशन पढ़ा रहे थे कि दो तरीके के एक्सेलेरेशन होते हैं, नॉर्मल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। कितने तरीके के एक्सेलेरेशन होंगे? नॉर्मल और टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के चलते वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। एक्सप्लेन करें पूरा डिटेल में, दोनों टाइप बताए थे, और बताए थे कि जो टेंजेंशियल हाँ। एक्सेलेरेशन है उसके चलते वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। देखो यहाँ चेंज हो रहा है, एटी नॉन जीरो है, उसके चलते तुम्हारा क्या दिख रहा है? इधर ऊपर स्पीड कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट नहीं कहने का मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आल्सो वेरिंग। दूसरा एक्सेलेरेशन मैंने बताया था नॉर्मल एक्सेलेरेशन। नॉर्मल एक्सेलेरेशन के चलते क्या होता है? नॉर्मल एक्सेलेरेशन के चलते वेलोसिटी का वेलोसिटी का सर डायरेक्शन चेंज होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। अब तुम सर्कुलर मोशन में देखोगे ना, तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सर्कुलर मोशन अगर देखोगे तो वेलोसिटी का क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे एट ईच एंड एवरी पॉइंट उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इसका मतलब पक्का एक एक्सेलरेशन होगा, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नॉर्मल। क्यों नॉर्मल होगा? क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन है ना उसके चलते अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। वो जो एक्सेलरेशन है दैट शुड बी नॉर्मल टू द वेलोसिटी ऑलवेज। आ रही बात समझ में? और हाँ। वही जो एक्सेलरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में? हाँ सर। सर तो फिर तो नोट सर में 3 हाँ सर। एक्सेलरेशन हो गए। 3 कैसे हो गया? 2 ही हुआ ना, एटी और एएन। एटी और एएन क्यों आ रहे हैं? वो लीनियर एक्सेलरेशन है। और यहाँ पे तीसरा एक्सेलरेशन जो तुम बोल रहे हो दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के चलते सारे एंगुलर वाले फैक्टर चेंज हो गए। जो लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन के दो टाइप, नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो हम डिस्कस कर रहे हैं पहले ही, जो अब 1D मोशन पढ़ रहे हाँ थे। नेट सर। एक्सेलरेशन भी होता है ना शायद, जिसमें सर एटी और एन का सम करते हैं। हाँ, वो जब दोनों एक साथ कंबाइन होकर के आएगा इस केस में, जब तुम्हारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो इसमें एटी
AT नॉन जीरो है, और साथ ही साथ जब सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन में नॉर्मल एक्सीलरेशन हमेशा होता है, ठीक है। तो जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे ना, तो जब हमें नेट एक्सीलरेशन पूछ रहा होगा, इन दैट केस AT और AN दोनों को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या गायब है तुम्हारा, AT गायब है। तो बस यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आएगा दैट विल बी ऑलवेज नॉर्मल एक्सीलरेशन, और कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, ठीक है। सर वो सर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन सेम है? सेंट्रीपिटल और एंगुलर सेम नहीं है, कैसे सेम हो सकता है, अभी बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट में लिखना, नेट एक्सीलरेशन ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो तुमसे नेट एक्सीलरेशन पूछेगा। तो यहाँ पे जो नेट एक्सीलरेशन होता है, देखो AT तो अब जीरो है और AN जो है वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर AN नहीं होगा ना तो फिर सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। AN बहुत ज्यादा जरूरी है सर्कुलर मोशन करवाने के लिए, क्योंकि इसी के चलते डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा, और फिर ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन चेंज होगा, जिसके चलते सर्कुलर पाथ पे घूमेगा पार्टिकल। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी सर्कुलर मोशन करवाना है तो यू नीड सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या क्रिएट करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। तो यहाँ जो ए नेट होगा ना, ए नेट जो होगा यहाँ पे दैट विल बी AN, और AN की वैल्यू तुम जानते हो, इधर इट विल बी V²/R या फिर ω² R। क्या होता है, अगर नेट एक्सेलरेशन तुम निकालोगे, नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ए नेट विल बी AN, और AN कितना होता है, लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, या फिर ω²। ओमेगा क्या है तुम्हारा, ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी टू रेडियस, ठीक है। यहाँ पे अल्फा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ अल्फा क्या है, जीरो है। तुमसे कभी हाँ भी सर यूनिफॉर्म वही बोल रहा था सर। ठीक है? इसका मतलब सर 3 एक्सीलरेशन है। हाँ, तीन में ये दोनों लीनियर एक्सीलरेशन है, और हाँ अल्फा सर। क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, हाँ सर ठीक वही है। बोल रहा था। हाँ, क्योंकि जब 1D मोशन पढ़े थे ना तो इन दोनों की बात हम करे थे। जब 1D मोशन हम पढ़ रहे थे हाँ सर। तो AT और AN के बारे में बात करे थे, क्योंकि वहां पे 1D मोशन जनरली ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे एंगुलर की बात नहीं आई थी। सर्कुलर मोशन होगा तो एंगुलर की बात करेंगे, अल्फा जीरो। अब इधर का अगर नेट एक्सेलेरेशन देखोगे, इधर का थर्ड पॉइंट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। नॉन यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन तुमको मिल रहा है तो यहाँ पे जो नेट एक्सेलेरेशन होगा, अब इसमें नेट एक्सेलेरेशन निकालोगे, तुमको पता है AT इज नॉन जीरो, AT नॉन जीरो है, और AT नॉन जीरो तो अल्फा नॉन जीरो, ठीक है। और साथ ही साथ AN तो हमेशा नॉन जीरो ही होता है, जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो AN तो हमेशा। अब A नेट यहाँ पे कैसे निकालोगे, A नेट विल बी √ओवर AT² प्लस AN²। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। AT क्या होगा तुम्हारा, ये AT कैसे निकालोगे, AT लिख सकते हो AT इक्वल्स टू अल्फा R, ठीक है ना, ये रिलेशन है ना तुम्हारे पास। AT क्या होगा, अल्फा R, वो पुट कर दो यहाँ पे। AN क्या है तुम्हारा, इधर AN यहाँ पुट करोगे, A नेट आ जाएगा तुम्हारे पास। समझ में आ रहा है किसी कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो पहले अगर सवाल देगा और तुमसे नेट एक्सीलरेशन पूछ रहा होगा, सवाल देकर के अगर तुमसे पूछे नेट एक्सीलरेशन, ठीक है, तो हम पता करेंगे कि मोशन किस टाइप का है, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा यही तुम्हारा ए नेट हो जाएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि AT क्या है या फिर AN क्या है। अब वहां से कैलकुलेट करके ए नेट निकालेंगे। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इन नहीं सर। ये जो दोनों हमने पढ़ा है, दोनों टाइप पढ़ा है, इसका कुछ कुछ एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि हमारे पास क्या होता सर वो है। यूनिफॉर्म मोशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, तो क्या 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 इसको यूनिफॉर्म क्या मोशन बोलते? में जो नेट होगा उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं तो। हाँ, बोले तो नॉर्मल एक्सीलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, नॉर्मल को रेडियल सेंट्रीपिटल बोलते हैं, ठीक है। वो तो कब का बोल चुके हैं तुम, अभी तुमको अभी याद आ रहा है, कहाँ थे?
चलो अभी पढ़ेंगे भी हम फोर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन यूज्ड इन, लिखना नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा, इक्वेशन यूज्ड इन सर्कुलर मोशन। इक्वेशंस यूज्ड इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो है दैट इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इसका क्या मतलब है? क्योंकि हर सर समय वेलोसिटी का acceleration चेंज हो हो रहा रहता है, है। इसीलिए तो एक्सीलरेशन है। सर्कुलर मोशन जो है तुम्हारा क्या है, हमेशा एक्सेलरेटेड होता है, क्योंकि ए एन तो हमेशा रहेगा ही, ए एन कभी जीरो नहीं होगा, ए एन जीरो सर्कुलर मोशन खत्म। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन जो है दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन में काउंट करते हैं इसको। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन में काउंट करोगे ना, तो जो हम लीनियर का रिलेशन पढ़े थे जिसमें हमने लिखा था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्या ये रिलेशन यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, हमें इधर ये रिलेशन जो बनाना पड़ता है वो हम बताते हैं किसके टर्म में, वो हम एक्सप्लेन करते हैं ओमेगा, ये ओमेगा अल्फा और थीटा के टर्म में। ठीक है ना, उस टर्म में रिलेशन याद करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास क्या होगा, इफ अल्फा इज जीरो, अगर तुम्हारे पास अल्फा जीरो है तो एक ही रिलेशन मिलेगा। अगर अल्फा जीरो है तो तुम्हारे पास बस एक रिलेशन मिलेगा, और वो रिलेशन क्या बताएगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट ओमेगा टी। टी। हाँ, ओमेगा नॉट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इनिशियल स्पीड को, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा नॉट इंटू टी, किसी भी टाइम पे अगर तुमको निकालना है कि कितने का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये रिलेशन यूज करेंगे। ये सिमिलर है किसके, अगर इसको कंपेयर भी करते चलो, तो जब हम पढ़ रहे थे जब ए जीरो था, हाँ, एस इक्वल्स टू क्या था, यूटी या वीटी, वो यूज कर रहे थे हम। ठीक है ना, तो कुछ नया नहीं है। इधर आर से मल्टीप्लाई कर दो, इधर अगर आर से मल्टीप्लाई करोगे और इधर आर से मल्टीप्लाई करोगे, दिस सॉरी डिवाइड कर दो, आर से डिवाइड कर दो, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एस बाई आर अगर करोगे तो किस में चेंज होगा, थीटा में। थीटा में। यू बाई आर करोगे तो किस में चेंज होगा, ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा नॉट में। तो कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, उसी को आर से डिवाइड करके पढ़ रहे हो। बी में क्या पढ़ेंगे, इफ अल्फा इज नॉन जीरो एंड कांस्टेंट, अगर अल्फा नॉन जीरो और कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, कुछ नंबर है 1 2 3 इस तरीके का कुछ कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, न्यूटन का 3 इक्वेशन पढ़े थे व्हेन ए वाज नॉन जीरो, क्या था, u इक्वल्स टू सॉरी v इक्वल्स टू u प्लस एटी। क्या करो, r से डिवाइड कर दो, इसमें r से डिवाइड करो, r से डिवाइड करो, r से डिवाइड करो, क्या चेंज हो जाएगा, पहला जो इक्वेशन यहाँ मिलेगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन। कब, जब अल्फा नॉन जीरो होगा और साथ ही साथ कांस्टेंट होगा, ये तभी यूज करेंगे जब अल्फा कांस्टेंट है। अगर ये वेरी करने लगेगा फिर ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो ये तो एक इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, दूसरा इक्वेशन अगर इधर याद होगा तो तुमको हम यूज तो ओमेगा करते नॉट हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है सर। हाँ, ओमेगा नॉट, अभी वो लिखवा देंगे लास्ट में कि ओमेगा नॉट क्या है और ओमेगा क्या है। अगर एस की बात करोगे तो एस इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है, सॉरी हाफ ए टी स्क्वायर। डिवाइड कर दो आर से, दोनों तरफ आर से डिवाइड करो, एस बाई आर अगेन थीटा में चेंज हो जाएगा, यू बाई आर किस में चेंज हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट में, ए बाई आर किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा में। तो तुम्हारा जो नेक्स्ट इक्वेशन होगा, सेकंड इक्वेशन, इसके बाद लिखना है तुमको, सो थीटा विल बी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन भी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन हम कब यूज करते हैं, स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये कहां से आया था, ये इससे आया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर
प्लस 2as 2as इसमें क्या करें, इधर आर स्क्वायर से डिवाइड, इधर आर स्क्वायर से डिवाइड, इधर भी आर स्क्वायर से डिवाइड। तो इधर जो आर स्क्वायर है, एक आर ए को चला गया और एक आर एस को चला गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। यस सर। अब बात करते हैं थर्ड केस, जहां पे अल्फा भी वेरी करने लगे। अगर अल्फा वेरी करने लगे तो थर्ड केस है अल्फा इज नॉट कांस्टेंट। अगर अल्फा भी वेरी करने लगे तो हम क्या करेंगे? फिर तो सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अल्फा वेरी करेगा तो फिर हमारे पास क्या आएगा? इन केस, इस केस में हमारे जो इक्वेशन यूज होंगे, सबसे पहला इक्वेशन ओमेगा का, ओमेगा क्या होता है तुम्हारा? डी थीटा बाई डी टी, ये यूज करेंगे। अल्फा जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी। या फिर बोलो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है। जब भी अल्फा तुम्हारा वेरिएबल हो गया, अल्फा वेरिएबल मतलब उस केस में हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन का हेल्प लेंगे। ओमेगा का जो एक्चुअल फॉर्मूला, एक्चुअल जो डेफिनेशन है उससे आएंगे। ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। वैसे ही अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। या तो इस फॉर्म में याद रख सकते हो, या फिर अगर थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। क्लियर है? म्यूट कर लो, किसी की तरफ से बहुत ज्यादा, किसी का माइक खराब है, नॉइज आ रहा है बहुत ज्यादा। हो गया? हाँ सर। लिखना, एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। लिखना, a shaft is rotating, a shaft starts to rotate, लिखना है ऐसे। a shaft समझते हो? starts to rotate, सब कोई समझता है ना शाफ्ट क्या है? जो मोटर होता है ना, मोटर हो गया, हाँ या सर। तुम्हारा फैन हो गया, उसमें जो रॉड होता है ना जिसपे पंखी लगी होती है, उस रॉड को हम शाफ्ट जो बोलते हैं। मेन एक्सिस की तरह काम करता है। हाँ, मेन एक्सिस की तरफ काम करता है। a shaft starts to rotate from rest on application of टॉर्क से भी परेशान मत होना। जैसे फोर्स लगा करके हम किसी बॉडी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, वैसे टॉर्क लगा करके किसी बॉडी को क्या करेंगे? रोटेट करवाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए, हाँ, अभी के लिए परेशान मत हो जाना कि सर टॉर्क आपने पढ़ाया नहीं, सवाल में दे दिया। बस इसको बताना है कि हम टॉर्क लगा करके शाफ्ट को क्या कर रहे हैं? रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है। इट गेन्स टॉर्क, इट गेन्स an acceleration of an angular acceleration of it gains an angular acceleration of alpha is equal to 3t minus t square. Alpha equals to 3t minus t square during first 2 seconds alpha equals to 3t minus t square during first 2 seconds and thereafter alpha becomes 0 and thereafter alpha becomes 0. Find angular velocity. Find angular velocity after 6 seconds. आवाज ज्यादा आ रहा है म्यूजिक का? हाँ सर, नहीं सर, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, मैं म्यूट कर लेता हूँ, तब तक तुम
सर 10 by बोलो 3 10 by by 3 3 सर 10/3 हाँ बोलो कोई कुछ बोल रहा है 10 हाँ by सर 3 वो rad सर per लिमिट by क्या 3 दूं समझ नहीं पा रहा हूँ। radian second सर समझा रहे हैं 10/3 कुछ लोगों का आया हाँ सर यस सर हाँ सर हाँ सर ठीक है लिमिट जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो वेट कर लेगा थोड़ा लिमिट वैसे देखो एक चीज तो दिया हुआ है कि शाफ्ट स्टार्ट टू रोटेट फ्रॉम रेस्ट यानी ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी 0 0 ओमेगा पहले मैंने शायद वो पहले मैं बोल रहा था कि लिखवाऊंगा मैं भूल गया उधर लिख लो ओमेगा नॉट क्या था तुम्हारा अगर जगह बचा है तो वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी था ठीक है ओमेगा क्या था तुम्हारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अल्फा को क्या बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन और थीटा जो था जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखा है थीटा वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो ऊपर हमने उतने सारे इक्वेशन लिखे थे उन सब में जो टर्म्स यूज हुए हैं ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या कह रहे हैं हो गया हटा दे हाँ। चलो देखते हैं देखो ये जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट करेंगे पहले क्योंकि क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कि सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन के दो पार्ट होने चाहिए क्योंकि जीरो से म्यूट कर लेना म्यूट कर लो हाँ 0 से 2 सेकंड में जो अल्फा है ये वेरिएबल है अल्फा क्या है तुम्हारा वेरी कर रहा है ठीक है और फिर 2 से जो 6 सेकंड तक का काम होगा उसमें क्या है तुम्हारा अल्फा 0 है और अगर अल्फा 0 हाँ मतलब ओमेगा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया तो बेसिकली तुमसे पूछ रहा है ना कि स्पीड कब चाहिए 6 सेकंड तक का 6 सेकंड पे जो स्पीड है वो चाहिए लेकिन अब तुमको पता है 2 से 6 तक का स्पीड जो है ना कांस्टेंट है तो हम 2 पे जो स्पीड है वो निकाल ले तो वही स्पीड 6 पे भी होगा आ रही बात हाँ समझ में सर तो इस क्वेश्चन में तुम्हें फाइनल 6 तक नहीं जाना है क्या सोचना है कि 0 से 2 सेकंड तक अल्फा वेरिएबल है स्पीड चेंज होगा जैसे ही अल्फा 0 हो गया स्पीड क्या हो गया ओमेगा कांस्टेंट हो गया ओमेगा कब कांस्टेंट होगा 2 सेकंड के बाद ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो अप टू 2 सेकंड जो तुम स्पीड निकालोगे जो तुम ओमेगा निकालोगे दैट विल बी द स्पीड एट 6 तो हमें इस पार्ट के बारे में कुछ नहीं करना है इस पार्ट के बारे में पता है कि जो ओमेगा होगा वो यहाँ का 2 सेकंड पे निकला हुआ ओमेगा के बराबर होगा और हमें पता है अल्फा क्या है तुम्हारा अल्फा दिया हुआ है एक बार बोलना क्या दिया हुआ था 3t minus t square 3t माइनस टी स्क्वायर अब इसको लिख सकते हो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा 3t माइनस टी स्क्वायर डी ओमेगा को एक साइड रखो और इधर 3t माइनस टी स्क्वायर dt को इधर लेके चले जाओ अब नेक्स्ट काम क्या होगा अगर ओमेगा तुमको चाहिए इंटीग्रेशन तो में डाल देंगे इंटीग्रेशन integration विथ प्रॉपर लिमिट तो इंटीग्रेट करेंगे t इक्वल्स टू 0 पे ओमेगा कितना है 0 है स्टार्ट ही हो रहा है ठीक है t इक्वल्स टू 2 पे ओमेगा तुम्हें निकालना है क्या लिमिट होगा तुम्हारा 0 पे टाइम जब 0 था तो ओमेगा कितना 0 टाइम जब 2 सेकंड है उस पे तुमको ओमेगा निकालना है तो इधर अगर इंटीग्रेट करोगे इट विल बी ओमेगा इधर क्या बचेगा इधर होगा 3/2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 कहां से कहां तक 0 से लेकर के 2 तक 2 तक ठीक है अब इसको 0 रखोगे 0 हो गया 2 वाला टर्म रखोगे तो इट विल बी 3/2 10/3 हो जाएगा माइनस 8/3 यही आएगा 8/3 सिंप्लीफाई करोगे 10/3 10/3 रेडियन पर सेकंड और हाँ ये सर तुमने निकाला कब है ये तुमने निकाला है 2 पे लेकिन आगे का जो मोशन हो रहा है वहाँ आगे पे का जो अल्फा भी 0 further बताया motion है, गया है अल्फा इसलिए 0 तो ओमेगा ओमेगा कांस्टेंट रह कांस्टेंट जाएगा stand होगा ठीक है तो यहाँ 10/3 मतलब 6 सेकंड पे भी देख लो स्पीड क्या कितना होगा 10 रेडियन पर सेकंड होगा समझ में आ गया अब जिसको कंफ्यूजन लग रहा था हाँ सर इस वाले चीज में समझ में आ गया ना हाँ सर मैंने सर वो ओमेगा डायरेक्ट लिख दिया था तो ओमेगा का लिमिट कैसे पुट करूँ समझ में नहीं आया ठीक है
और किसी को कुछ डाउट? आगे बढ़े। अब जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, तो लिखना नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को नॉर्मल और रेडियल एक्सेलेरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, 2-3 लाइन लिख लो, उसके बाद मैथमेटिकल जो भी डेरिवेशन करना होगा वो करेंगे। लिखना वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, velocity of a particle, velocity of a particle changes continuously, velocity of a particle changes continuously when it moves on a when it moves on a when it moves on a circular path, when it moves on a circular path, this change in velocity, this change in velocity is brought by this change in velocity is brought by an acceleration, is brought by an acceleration normal to the velocity, an acceleration normal to the velocity, an acceleration normal to the velocity which is called centripetal acceleration, which is called centripetal acceleration, which is called centripetal acceleration, and this acceleration is produced by, and this acceleration is produced by a force, and this acceleration is produced by a force known as centripetal force, known as centripetal force. Full stop. This force always acts towards, this force always acts towards the center of the path, acts towards the center of the circular path, acts towards the center of the circular path at each and every point, at each and every point, at each and every point. ठीक है, अगर ये तुम्हारा सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है, तुम कहीं भी रहोगे, यहाँ रहो, इधर रहो, इधर रहो, इधर रहो, तुमको क्या दिखेगा? There will be a force which acts towards what? Center. किसी भी स्टैंड पे जाकर के देखोगे, इधर एक फोर्स लग रहा होगा Fc, इस पॉइंट पर रहोगे, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा Fc, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा Fc, या इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा Fc. अगर डायरेक्शन देखोगे तो क्या होगा तुम्हारा? इट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है. और ये जो फोर्स है, अगर मोशन इस तरीके का हो रहा है, ठीक है, तो जो फोर्स ये होगा, इट इज टेंजेंशियल टू द वेलोसिटी v, ये तुम्हारा v,
और इस फोर्स के चलते जो एक्सेलेरेशन आता है दैट एक्सेलेरेशन इज व्हाट सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और इसको नॉर्मल या फिर रेडियल क्यों बोलते हैं? वेलोसिटी पे ये परपेंडिकुलर है, इसलिए नॉर्मल एक्सेलेरेशन जो भी एक्सेलेरेशन इसके चलते आएगा। और साथ ही साथ ये जो सर्कल है ना उसके रेडियस के अलोंग है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, सारे के सारे क्या है? रेडियस है, रेडियस का अलोंग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसके चलते जो एक्सेलेरेशन आता है उसको रेडियल एक्सेलेरेशन भी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आया कहां से। हम कैसे लिख लेते हैं? AC इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बाई आर कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। ठीक है, इसको AN या फिर AC दोनों से रिप्रेजेंट करते हो। AN भी लिख सकते हो या फिर AC भी लिख सकते हो। AN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल, और AC मतलब सेंट्रीपिटल। देखते हैं। ये थोड़ा मैं सेंटर में ड्रॉ करता हूं। ये तुम्हारा सर्कल है, इस सर्कल पे एक पार्टिकल घूम रहा, दिस इज योर आर, और ये थीटा है। ये जो सर्कल है इस पे एक पार्टिकल घूम रहा है, समझना। यहां से हम प्रूफ निकालेंगे किसका? प्रूफ निकालेंगे AN का प्रूफ निकालेंगे। ठीक है, अब समझो, अगर x तुम्हें लिखना होगा, x क्या होगा यहाँ पे? अगर कोई x की वैल्यू लिखना चाहते हैं यहाँ पे, ये x, y है, तो x विल बी r cos थीटा लिख सकते हैं। पार्टिकल कहाँ है अभी? इस पॉइंट पे। ये तुम्हारा सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल कहाँ है? इस पॉइंट पे। अगर तुम चाहते हो पार्टिकल का पोजीशन बताना, x और y कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? x विल बी r cos थीटा, है कि नहीं? y कितना होगा? मतलब अगर इसका प्रोजेक्शन लोगे तो पार्टिकल x एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है और ये तुम्हारा y है। ठीक है, मैथ वाले को r sin थीटा, मैथ वाले को पढ़ाया जाता है, जो भी मैथ स्टूडेंट होंगे उनको पढ़ाया जाता होगा सर्कल का इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। मैथ में अगर तुम ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे तो मैथ वाले के लिए ज्यादा ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ में हम जो भी फिगर्स होते हैं, जैसे पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, हाइपरबोला हो गया, सबके हम पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ते हैं। तो ये जो सर्किल है ना उसका पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखना ना तुमको सर बताए होंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में r x को हम r cos थीटा लिख सकते हैं और y की जगह r sin थीटा लिख सकते हैं। अब जो वेक्टर है ना यहाँ पे जो इस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, r वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? x i कैप प्लस y j कैप लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो r वेक्टर होगा जो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, दैट कैन बी रिटन एज r वेक्टर, एंड जहां से वो पास करता है उस पॉइंट के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये r वेक्टर कहां से पास कर रहा है? x y से पास कर रहा है, और उस x y का इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम r वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? r cos थीटा, r को मैं कॉमन कर ले रहा हूँ, r चूंकि कॉमन है तो इसको लिख सकता हूँ r cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बता दो, है कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है ना? अब ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर आ गया इस पार्टिकल का, और ये पार्टिकल कहाँ चल रहा है? सर्कल पे चल रहा है। ये जो पार्टिकल है ये कहाँ चल रहा है? तुम्हारा सर्कल पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे इसका मोशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ और सर। अगर तुम इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, अगर तुम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो तुम्हें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी। अगर इस r को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आ रहा है? इस r को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के टर्म में, और डिफरेंशिएट करके बताओगे कि क्या आ रहा है तुम्हारे पास। सब कोई करेगा? सर आ रहा है माइनस साइन थीटा dr बाई डी टी प्लस कॉस थीटा dr बाई डी टी। बाकी लोग भी करेंगे।
हुआ सबसे? हाँ सर। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा v वेक्टर, इट विल बी v, ठीक है, क्योंकि dr by dt क्या होता है, dr by dt विल टर्न V इनटू होता है। वेलोसिटी, ठीक है, तो उसको मैं डायरेक्टली v लिख दे रहा हूँ, ठीक है, v, और उसके बाद माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप लिख सकते हैं। ये जो टर्म है इसी को मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, आर वेक्टर। इस टर्म को अगर डिफरेंशिएट करना है तो ये जो आर वाला टर्म है ये किस में चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी में। मतलब जो तुम्हारा वेलोसिटी है इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी तुम्हें दिखेगा वो क्या दिखेगा, v इज इक्वल टू v माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। आ रहे बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कोई है जिसको नहीं समझ में आया कि ये कैसे आया? कुछ नहीं करें, बस डिफरेंशिएशन करें और कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट करें, लिख दिए। और अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, समझ लो, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से तुम्हें मिलेगा माइनस। एक्सेलरेशन, हाँ सर। ठीक है। तो अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हो, मतलब यहां से हम यहां पहुंचे और अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, समझ लो। यहां से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है, तुम अगर एक्सेलरेशन लिखना चाहते हो, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, यही होता है। अब देखो इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इधर से क्या मिलेगा, अगर ये डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसको कांस्टेंट मानेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, जो हम करते थे ना u इंटू v वाला डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करते थे, इसको कांस्टेंट लेते थे, प्लस फिर इसको डिफरेंशिएट करते थे, इसको कांस्टेंट लेते थे, ऐसे करते थे, याद है सबको? हाँ सर। मैंने बताया था x इंटू साइन थीटा को अगर डिफरेंशिएट करना है, y इज इक्वल टू इतना है, तो कैसे करते थे, dy बाई dt अगर करना होता था तो एक बार x को डिफरेंशिएट करते थे, साइन थीटा को बाहर ले लेते थे, dx बाई dt करते थे, प्लस एक बार x को कांस्टेंट रहते थे और फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करते थे, याद है ना सबको ये वाला चीज? वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो समझो। यस हाँ सर। सर। अब dv बाई dt को अगर डिफरेंशिएट करोगे, dv बाई dt, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा, ये तो डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है, ये बाहर ऐसे रहेगा, इसको मैं इधर लिख सकता था लेकिन जगह इधर है, लिख दे रहा हूँ। ये एक टर्म हुआ तुम्हारा, दिस इज योर वन टर्म, एक टर्म हुआ। दूसरा टर्म में क्या दिखेगा, प्लस, अब ये भी कांस्टेंट हो गया, भी विल बी कांस्टेंट, तो भी ऐसे बाहर दिखेगा, समझ में आ रही है बात? अंदर वाला जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टाइम के कॉस रेस्पेक्ट। थीटा। cos अब थीटा। जो साइन कॉस थीटा, बस कॉस थीटा नहीं होगा, समझना, साइन थीटा cos theta थीटा d का theta by फंक्शन dt। dt, क्यों? क्योंकि ये टाइम का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है, ये थीटा का फंक्शन है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई dt करोगे ना, तो यहां से क्या आएगा, तुम्हें यहां से तुम्हें चेन रूल लगाना पड़ेगा, और जब चेन रूल लगाओगे तो यहां से आएगा cos थीटा d थीटा बाई dt। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये बहुत हाँ लोगों सर। को समझ में ही नहीं आया कि ये क्यों लिख रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई करके क्यों लिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा फंक्शन जो है वो थीटा का है, लेकिन तुम्हें डिफरेंशिएशन किसके टर्म में करना है, टी के टर्म में करना है। तो हम चेन रूल लगाते हैं ना, चेन रूल क्या बोलता है, डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी थीटा, ऐसे चेन रूल लगाते हैं, जिसमें जो गिवन फंक्शन है उसको टाइम के टर्म में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैं कर रहा हूं। तो इसलिए जब हम इस साइन थीटा को टी के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस थीटा आई कैप, और इधर क्या लिखूं मैं, डी थीटा बाई। d theta by dt। समझ में आ रहा है बात? हाँ यस सर। कोई है जिसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? इसका डिफरेंशिएशन टाइम के टर्म में ये होगा। वैसे ही अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, इस वाले टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा अगेन डी थीटा बाई डी टी इसके साथ लगेगा। और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा।
ओमेगा। डी थीटा बाई, तो अगर इसको बाहर करोगे देखना। सर आपने वो डी थीटा बाई डी थीटा कर दिया और जे कैप भी भूल गए। अच्छा सॉरी सॉरी, इधर यहाँ जे कैप अंदर ही इसके साथ लिख देता हूँ, डी थीटा बाई डी टी जे कैप। ठीक है, अब एक्सेलेरेशन अगर तुमको लिखना है, अब यहाँ पे मैं एक चीज कर रहा हूँ, ये जो है, ये जो टर्म है ना, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का चेंज बता रहा है। ये डीवी बाई डी टी तुमको क्या बता रहा है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड जो चेंज होगा टाइम के साथ, वो टर्म यहां से आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बाहर जो खींचे हो ना, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कॉमन करे हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कॉमन करे हो, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आता? तुमको आई कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है वो मिल जाता। अगर इसको इससे कंपोनेंट करते तो जे कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है वो मिल जाता। यानी ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन है टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर इसको मैं कांस्टेंट कर दूं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड को मैं कांस्टेंट कर दूं, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि इसी डीवी बाई डी को हम क्या बोलते हैं? इसी डीवी बाई डी को एटी बोलते हैं। इस डीवी बाई डी को क्या बोलते हैं? एटी बोलते हैं। एंड दिस एटी इज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। वो प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे? हाँ सर। ये तुम्हारा स्लोप देगा। ये क्या देगा? स्लोप। समझ लो, जो भी तुम्हारा आर वेक्टर का डायरेक्शन है, आर वेक्टर किधर था? साइन थीटा, सेंटर के तरफ। हाँ, आर कॉस थीटा आई वो प्लस। सर तो पिक्चर से भी बता सकते हैं ना, वो आर वेक्टर साइन थीटा जे कैप, और वो तो वेलोसिटी की ओर है, मतलब टेंजेंशियल है 80। वो टेंजेंशियल हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये 80 कैसे टेंजेंशियल है। एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई यस सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा तुम्हें? जीरो मिलेगा। जीरो मिलेगा। और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। जीरो होता है। तो इस टर्म का और इस टर्म का डॉट प्रोडक्ट जब हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। जीरो मिलने का मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। और कोई भी क्वांटिटी जो आर पे परपेंडिकुलर होगा, दैट वुड बी पैरेलल टू द टेंजेंट, यानी वो टेंजेंशियल होगा। नहीं हवा लग रहा है? मतलब ये कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज योर एटी। ये पूरा का पूरा क्या दे रहा है तुमको? 80 दे रहा है। क्यों 80 देगा? क्योंकि जब हमने r से इसको मल्टीप्लाई करके देखा, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल करके देखा, तो पता चल रहा है कि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, क्योंकि इस वहां से मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है। दिस इज योर 80। अब ये 80 है। ये दूसरा वाला जो टर्म है तुम्हारा है, ये क्या है? ये है तुम्हारा ए आर। नीचे वाला जो टर्म है ये क्या बच रहा है? ए आर बच रहा है। कैसे? अगर मैं मैग्नीट्यूड, हाँ, ए नॉर्मल, ए आर या ए सी। अब ये जो डीवी बाई डी को अगर मैं जीरो कर दूं, डीवी बाई डी जीरो कब होता है? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट या फिर स्पीड इज कांस्टेंट। ये जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा कंपोनेंट है, ये वाला और एक बार वो सेकंड वाला पार्ट बता दें। हाँ बता रहा हूँ। ये जो कंपोनेंट है, समझो एक बार इसको मैं अगर जीरो करूं, लेट v इज कांस्टेंट, देन dv बाई dt तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन बचा वो क्या बचेगा? v, इस टर्म को मैं बाहर ले रहा हूं, d थीटा बाई dt माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब देखना d थीटा बाई dt क्या होता है? ओमेगा होता है। ओमेगा। तो अगर मैं इसको ओमेगा ऊपर वाला मिटा दूं, ये लिख लिया ना इतना। हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको मैं लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू v ओमेगा माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। यही है तुम्हारा। अब अगर इसको r वेक्टर से एक बार कंपेयर करके देखो, r वेक्टर क्या है? r कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यही है तुम्हारा। अब देखो, इससे अगर माइनस साइन बाहर खींचोगे, मतलब अगर ये वेक्टर इधर की तरफ देख रहा होगा, ये वेक्टर इधर की तरफ देख रहा होगा, तो ये जो ऊपर वाला वेक्टर है इसका नेगेटिव लगा हुआ है। हाँ सर। इसमें अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यूनिट वेक्टर मिलता है तुमको। यानी अगर ये वेक्टर इधर की तरफ देख रहा है तो ऊपर वाला वेक्टर इधर की तरफ देखना चाहिए। अगर फिगर में ध्यान से देखोगे,
रेडियल वेक्टर तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा रेडियल वेक्टर है अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर इसमें नेगेटिव लगा देंगे तो ये किधर की तरफ देखने लगेगा? अगर इसमें टुवर्ड्स द सेंटर, towards the टुवर्ड्स center, द सेंटर। मतलब ये जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है? इस आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। सेंटर की हरी बात तरफ। समझ में? ठीक है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन, अगर माइनस साइन को बाहर खींचेंगे तो तुमको साफ साफ दिख रह जाएगा कि ये कंपोनेंट, मतलब दिस वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। मतलब ए वेक्टर जो तुम्हारा आया, कौन सा कंपोनेंट? जो हमें थीटा के डिफरेंशिएशन से मिला है, क्योंकि थीटा का डिफरेंशिएशन करने का मतलब तुम एंगल को चेंज करवा के देख रहे हो। थीटा का डिफरेंस, और एंगल कब चेंज होगा? जब ऐसे मोशन होगा, इस तरीके का मोशन होगा, एंगल चेंज होगा। इसके चलते ये जो एक्सेलेरेशन है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो एक्सेलेरेशन है ये रेडियल एक्सेलेरेशन है, क्योंकि ये टुवर्ड्स द रेडियस लगता है और सेंटर से पास करता है। उसका प्रूफ भी है ये। मैग्नीट्यूड ये है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड कितना है? v इंटू ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा को तुम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से तुमको दिख रहा है v by r। कि ये जो कंपोनेंट, मतलब अब यहाँ से क्या लिख सकते हो? दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है ए, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं? ए एन लिख सकते हो, या फिर ए आर लिख सकते हो, या फिर ए सी लिख सकते हो। वैल्यू क्या होगा? वी ओमेगा। और अब भी को ओमेगा के टर्म में रिप्लेस कर लो, या ओमेगा को भी के टर्म में रिप्लेस कर दो। तो अगर भी को ओमेगा के टर्म में रिप्लेस करोगे तो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा को अगर वी के टर्म में रिप्लेस करोगे तो इट विल बी वी स्क्वायर बाई आर। इसलिए जब भी हम नॉर्मल एक्सेलेरेशन, रेडियल एक्सेलेरेशन, या फिर सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन की बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना लिखते हैं? ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी। और अगर रेडियस नहीं दिया हुआ, वेलोसिटी और ओमेगा दोनों दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो भी मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? जी सर। हाँ सर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन यहाँ से प्रूव होता है। मैग्नीट्यूड कितना है? यहाँ से प्रूव होता है। डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? ठीक है, समझ में आ गया सबको? और अगर वेक्टर फॉर्म में तुम्हें लिखना होगा, हटा दे रहा हूं मैं, इसको हटा दो। यस सर। हाँ सर। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में अगर ए एन वी और किसको रिलेट करना है? वी और ओमेगा को रिलेट करना है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको? जैसे देखो, ये भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, और ओमेगा भी वेक्टर है। ए एन भी और ओमेगा तीनों वेक्टर है। तो अगेन इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से ये मिल रहा होगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से ये मिलता है। तो ए एन या ए सी वेक्टर जो है, इट विल बी ओमेगा वेक्टर इनटू भी वेक्टर। ए सी वेक्टर तुमको कैसे मिलेगा? ओमेगा वेक्टर इनटू भी वेक्टर। इसको भी तुम जस्टिफाई करवा सकते हो। डायग्राम बनाना है, ओमेगा का डायरेक्शन, एटी का डायरेक्शन, एसी का डायरेक्शन लोगे, वो दे देगा तुमको। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एसी जो है ये रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो जस्ट हम प्रूफ कर रहे हैं। तो तुम डायग्राम देखना, खुद से एक बार प्रूफ करने की कोशिश करना कि क्या जो ये हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखे हैं, ओमेगा क्रॉस भी लिखे हैं, ये करेक्ट है, या भी क्रॉस ओमेगा होना चाहिए। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुमको चेक करना। समझ में आ गया? तो वेक्टर फॉर्म याद रखोगे, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ओमेगा वी या वी ओमेगा के फॉर्म में। क्लियर है सर सबको? वो वेक्टर फॉर्म क्या बोले, एक बार बता देंगे? मेरा नेट सर चला गया था। हाँ, वेक्टर फॉर्म में तुमको चेक करना है कि जो मैंने ये लिखा है ओमेगा क्रॉस भी, ये करेक्ट है, या भी क्रॉस ओमेगा है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ क्योंकि ये कंफ्यूजन इधर ही होता है। हाँ बोलो बोलो। सर बोल रहा हूँ, पर सर ये सर डायमेंशनली सर कैसे करेक्ट होगा कि कौन सा दोनों dimension? वेलोसिटी का प्रोडक्ट एक्सीलरेशन? कर लो इसका। ये क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? भी एल टी मीटर। मतलब इससे देखोगे, क्या बोलते हैं, यूनिट से देखोगे तो ये तुम्हारा मीटर पर सेकंड, ये रेडियन पर सेकंड है इधर। तो अगर इसको निकालोगे, डायमेंशनल करेक्टनेस अगर चेक करोगे तो ये क्या आएगा? एल टी माइनस 2 आएगा इधर। हाँ, इधर क्या होगा? एल टी माइनस 2 हाई डायमेंशनल करेक्ट, क्योंकि रेडियन का डायमेंशन नहीं होता है, उसका बस यूनिट होता है। थीटा के बारे में मैंने बताया समझ था गया, कि एक हाँ, ऐसा हाँ। क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। यही मेन चीज ही बोल गया।
वही तो नोट में लिखा था कि ये दोनों नहीं सर, सप्लीमेंट्री यूनिट हाँ है। समझ में आ गया। तो अगर तुम्हें एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है तो तुम वहां से मास से मल्टीप्लाई कर दो। पार्टिकल का मास अगर तुम्हें पता होगा तो तुम उधर से क्या निकाल लोगे, उधर से सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में? नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो अगर फोर्स निकालोगे, देयर फोर इसके नीचे लिख देंगे, देयर फोर if mass of the particle is m, then centripetal force is given as fc is equal to, या तो m भी ओमेगा कर लो या फिर m भी स्क्वायर बाई r कर लो या फिर m ओमेगा स्क्वायर r कर लो। मैग्नीट्यूड ये देगा, डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। इसके डायरेक्शन के बारे में कुछ सोचना नहीं, अभी जस्ट प्रूफ करें हैं, इसके डायरेक्शन में कुछ सोचना ही नहीं है। क्या करना है, इधर कैलकुलेट कर देंगे। टाइम हो गया या एक सवाल कर सकते हैं? 38। हटा दे इसको। चलो 2 मिनट का सवाल है, कर ही लो। 38 कोई ज्यादा लेट नहीं हुआ। कोई काम नहीं है ना, नहीं सर। खाना ही नहीं खाना नहीं है। सर, चलो नहीं ठीक है, सर। लिख लो लिख लो। a particle is moving with a speed, a particle is moving with a speed 30 meter per second, a particle is moving with a speed 30 meter per second on a circular path, on a circular path, on a circular path of radius 500 meter, on a circular path of radius 500 meter, 500 meter. If its speed, if its speed is decreasing at a rate, सर एक बार बोलो स्टार्टिंग बोलो। से बोलेंगे। A particle is moving on a circular path. A particle is moving on a circular path with the speed 30 meter per second. A particle is moving on a circular path with a speed of 30 meter per second and radius r equals to 500 meter, and radius r equals to 500 meter, comma, if its speed is changing, if its speed is changing at a rate of 2 meter per second square, if its speed is changing at a rate of 2 meter per second square, then find acceleration of the particle. Then find acceleration of the particle. Then find acceleration of the particle. लिख लिया सबने? हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है ना? जो भी आज पढ़ा है सब समझ में आया? हाँ सर। चलो ठीक। यस सर। सर रूट ओवर 181/5। 181/5? हाँ, रूट के नीचे रूट नहीं है। 5 रूट के बाहर है, ऐसा हाँ। कुछ? चलो ठीक है, देखते हैं। बाकी लोग भी करेंगे। सर रूट ओवर ऑफ 181/5। हाँ,
V दिया हुआ 30 मीटर पर सेकंड, R दिया हुआ कितना 500 मीटर, और एक चीज और दिया हुआ है कि स्पीड सर किस उसको रेट से, 181/5। स्पीड का क्या दिया हाँ हुआ है कि सर, स्पीड वही आ रहा है। किसी रेट से चेंज हो रहा है। हाँ, स्पीड किसी रेट से चेंज हो रहा है, और जिस रेट से चेंज हो रहा है वो क्या है, वो तुम्हारा 2 m टेंजेंशियल by एक्सेलरेशन। seconds। हाँ, यानी इस क्वेश्चन में तुमको 80 डायरेक्टली दे दिया है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 80 की वैल्यू है ये, क्योंकि स्पीड जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड चेंज होता है वो किसके चलते होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के चलते होता है। और उसने साथ साथ दे दिया कि द रेट एट विच द स्पीड इज चेंजिंग इज दिस वन। तो अब तुम्हारा काम क्या है, an निकालना। यहाँ से an क्या होता है, v²/r, 30 into 30 डिवाइडेड बाई 500 करोगे इट विल बी 9/5। और a नेट जो होगा वो मैंने बताया ही कि क्या होता है, an² प्लस 80²। कैलकुलेट करोगे अगर ये तुम्हारा कैलकुलेशन सही है तो इतना सबका आना चाहिए। ठीक है, सबने करा था? हाँ सर। हाँ सर। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं? जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम है तो नेट एक्सेलरेशन कभी भी an से नहीं सोचेंगे ओनली, या फिर 80 से ओनली नहीं सोचेंगे, एक बार सोच लेंगे क्या दोनों है। ठीक है, अगर दोनों नहीं है तो कौन सा है, 80 है या an है। जब तुम्हारा मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट पाथ पे होगा तो तुम्हें 80 दिखेगा, बस उस केस में an नहीं दिखेगा। अगर कोई भी मोशन ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है 80 दिखेगा। सर्कुलर मोशन जब होगा तब, और अगर लिखा होगा सवाल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो an होगा, 80 गायब होगा। ठीक है, और अगर दोनों हो सकता है, ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें दोनों हो, जैसे ये क्वेश्चन में दोनों है, तो फिर हम 80 an दोनों निकालेंगे, वहां से नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू। हाँ बोलो। सर मैंने सर एक सवाल भेजा था सर, किसी ने नहीं किया। कौन सा क्वेश्चन बताओ एक बार, सर वो देख लेते हैं। कल उसके आगे भेजे थे। कल वो उसके सर आगे एक ब्लॉक वाला, सर वो 3-4 ब्लॉक है। एक मिनट मुझे देख लेने दो। 3-4 ब्लॉक वाला प्रॉब्लम क्या है इसमें? एक तो ये ग्राफ वाला है, ग्राफ वाला कर दिए हो? सर ग्राफ वाला का आंसर नहीं मिल रहा था नहीं सर, वो तो 30 आ रहा है, मैच नहीं हो रहा आंसर। हमारा, तो आंसर 30 आ रहा है आंसर पर गलत आंसर होगा। हाँ आंसर गलत होगा शायद। आंसर उसने क्या करा है ना, आई थिंक उसने पूरे लास्ट तक का दिया हुआ। कितना आंसर है, 60 दिया हुआ है क्या? यस सर, शायद 60 है। हाँ तो वो गलत कर दिया, तुम लोग जो करे वो सही है। ये ब्लॉक वाला प्रॉब्लम है, आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ वुड आर पाइल्ड ओवर द, यही बोल रहे हो ना? इसका किसका पूछा? हाँ, टॉप मोस्ट का प्रोजेक्शन पूछा। टॉप मोस्ट जो ब्लॉक होता है, देखो इसमें क्या होता है कि ये जो अरेंजमेंट है ना, इसका कुछ प्रॉपर रूल होता है। अगर इसको तुम चाहते हो बैलेंस्ड रहे तो इसका कुछ प्रॉपर रूल होता है कि जो ब्लॉक हम अरेंज कर रहे हैं। एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन ला रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है तुमको? सर देखो। हाँ आप देख रहे हाँ हैं। सर। ब्लॉक का कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। जैसे इस ब्लॉक को बैलेंस करना है तो तुम मैक्सिमम क्या कर सकते हो, आधा तक इसको रखना पड़ेगा तुमको। अगर मान लो ये उसके सेंटर ऑफ मास। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, ये ब्लॉक कब तक रुकेगा, जब तक इसका सेंटर ऑफ मास इधर हो या मैक्सिमम इस लाइन तक हो। दो ब्लॉक होगा तो कैसे सोचेंगे कि ये तब तक नहीं गिरेगा जब तक इसका सेंटर ऑफ मास इधर हो। ठीक है, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास इधर होगा ना तो इधर की तरफ टॉर्क आएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही सेंटर ऑफ मास इस लाइन से इधर शिफ्ट हो, ये ब्लॉक इधर से टिल्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ यानी सर। इसके रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है, इसके रेस्पेक्ट में जस्ट ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो मैक्सिमम हैंग कितना कर सकता है, L/2 कर सकता है। तो जब से सबसे जो टॉप मोस्ट ब्लॉक होता है ना, जो सबसे टॉप मोस्ट ब्लॉक होगा उसका जो लेंथ हैंग करवा सकते हैं दैट इज ऑलवेज L/2। उसके बाद अगर नीचे कुछ अरेंजमेंट कर रहे हो तो अब इस ब्लॉक को हम कितना हैंग करवाएं ताकि तुम्हारा क्या हो सके, तुम्हारा जो ब्लॉक है ऊपर का दोनों ब्लॉक वो बैलेंस रह सके। तो इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस ब्लॉक के इस लाइन पे आए। ठीक है, समझ लो क्या बोल रहा हूँ।
इसका सेंटर ऑफ मास यहां से पास होना चाहिए। इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास अगर इस लाइन के अलॉन्ग होगा, ये ब्लॉक नहीं गिरेगा। ठीक है, अब तुमने क्या करा, इन दोनों ब्लॉक को इसके ऊपर अरेंज करना है, इन दोनों ब्लॉक को इसके ऊपर अरेंज करना है। तो अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसके इधर नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, यहां तक हो सकता है, इस लाइन के अलॉन्ग हो सकता है। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है, कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा कि ये जो ब्लॉक है ये ज्यादा से ज्यादा L/4 तक टिल्ट कर सकते हैं। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसके रेस्पेक्ट में L/4 से अगर ज्यादा करोगे तो ये दोनों ब्लॉक गिर जाएंगे। आ रही बात समझ में? कुछ नहीं है इसमें, वही कैलकुलेशन है किसका, सेंटर ऑफ मास का, बाकी सारी चीजें इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सिमिलरली अगर अगेन इसको अब किसी टेबल के ऊपर रखना चाहते हो तो टेबल का जो कॉर्नर है फिर अगेन ऐसे अरेंज करेंगे ताकि इन तीनों ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास इस लाइन से आगे ना जाए, यानी मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इस लाइन पे लाई कर सकता है इन तीनों ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास। और अगेन चेक करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि दिस शुड बी L/6। तो या ठीक है, अब यहाँ से अरेंजमेंट करते हैं ना, बहुत सारे ब्लॉक्स अगर तुमको दे दिया, 10 ब्लॉक दे दिया, 20 ब्लॉक दे दिया, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है कि हम क्या करते हैं, फॉर्मूला है L/2n। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अगर फर्स्ट ब्लॉक है तो n की वैल्यू 1, सेकेंड ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है तो l की वैल्यू, मतलब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसके रेस्पेक्ट में, किस फॉर्मूला से निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। ठीक है, अगेन इस ब्लॉक का, ये नंबर 2 ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसके नीचे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, तो इट विल बी L/4। क्यों? क्योंकि इसमें ये नंबर 2 का, ये नंबर 1 ब्लॉक है, n की वैल्यू 1, ये नंबर 2 ब्लॉक है तो n की वैल्यू 2, ये नंबर 3 ब्लॉक है, कितना डिस्प्लेस होगा अपने नीचे वाले ब्लॉक से, तो यहाँ 3 रखेंगे 6, वैसे ही 4 5 6 8 कितना भी ब्लॉक अरेंज करके दे उसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा कि जो मैक्स उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाले ब्लॉक का अरेंजमेंट कितने से कर। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब तुम्हारे सवाल में क्या पूछ रहा है, तुम्हारे सवाल में पूछ रहा है कि जो टॉप मोस्ट ब्लॉक है उसको कितना हैंग करवा सकते हो। तो देखो, टॉप मोस्ट ब्लॉक को कितने का हैंग करवा सकते हैं, कितने से हैंग करवा सकते हैं? L/2 से L/2 से ज्यादा अगर हैंग करवाओगे तो ये गिर जाएगा, ये टॉपल कर जाएगा या फिर टर्न कर जाएगा, इससे रोटेशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें 1 2 3 4 ब्लॉक दिए हुए हैं, तो जो सबसे लोअर वाला ब्लॉक है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा सबसे लोएस्ट ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, इस टेबल के रेस्पेक्ट में, इट विल बी L/6। क्लियर है? तो तुमसे क्या पूछ रहा था, एक बार सवाल पढ़ लेने दो। तुमसे पूछ रहा identical blocks of wood are piled over each other as shown in figure. If the length of the block is L, then find the maximum possible projection of topmost। तो maximum possible जो topmost block का होगा, कितना भी ब्लॉक अरेंज करके रखो, 4 5 10 20, जो टॉपमोस्ट ब्लॉक का प्रोजेक्शन होगा इट विल बी ऑलवेज L/2। ठीक है, टॉपमोस्ट के लिए नहीं सोचना होता है, हमेशा L/2 होता है उसके नीचे वाले के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और कुछ समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।